हेलो एमर्स, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत प्रकार के क्या चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी कैसे, जिसमें कुछ पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूटते हैं, या मतलब कोई बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है, या छोटा छोटा पदार्थ बड़े पदार्थ में जुड़ता है, यानी बड़ा पदार्थ जुड़ के बनाता है ना। तो इन टाइप के रिएक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चलते रहते हैं, है ना। अब हमारे बॉडी के अंदर ये रिएक्शन चलते रहते हैं, तो इसी रिएक्शन को सबमर्ज करके क्या किया गया है, बोला गया कि ये पूरे रिएक्शन को जब मैं मिला दूंगा तो हमारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन चल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म? सिंपल फॉर्मेट यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म। और ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हमारे बॉडी का कार्यकलाप मतलब क्रियाकलाप चलता रहता है। यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हैं, सभी अंगों का कार्य जो होता है इन्हीं केमिकल रिएक्शन के थ्रू आसान होता है। किसके थ्रू आसान होता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। यानी अगर हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं सही रहा, हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं सही रहा तो फिर क्या होगी, हमारे बॉडी के अंदर का जो फंक्शन होता है वो क्या नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। यानी हमारे बॉडी के जो अंग होंगे वो पर्टिकुलर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, यानी जो काम करना है उनको वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो किसकी हेल्प से करते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन जो कहाँ हो रहा होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। वही सेम केमिकल रिएक्शन अगर बाहर हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं आएगा। जैसे मतलब समझ लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तभी मेटाबॉलिज्म कहेगा, अदरवाइज नॉर्मली बाहर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर जाओगे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे जहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, या बड़ा मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटा मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो केमिकल रिएक्शन है वो। लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट होगा, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक कहलाएगा। क्लियर है बात? अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके कितने एग्जाम्पल हैं? मल्टीपल एग्जाम्पल है हमारे पास। इनमें से हम जो चूज कर रहे हैं वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट हाल ही में क्या पढ़ के आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी है और जानना भी जरूरी है, ठीक है। आपको पता है कि मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे ब्लड के अंदर किस फॉर्मेट में रहता है, शुगर के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में? शुगर। सर शुगर नहीं बोलते हैं इसको, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्मेट में रहता है ना। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है ब्लड के अंदर किस फॉर्म में रहेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा बिल्कुल सर। अच्छा, ग्लूकोज कैसा सेक्राइड है सर? मोनोसेक्राइड। कैसा सेक्राइड है? मोनोसेक्राइड। इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? इसके अंदर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। ये मोनोसेक्राइड है, सबको पता है कि ये कौन सा सेक्राइड है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला सबको पता है, याद होना चाहिए, C6H12O6। अब अगर नॉर्मली पर्सन के अंदर देखा जाए तो ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 120 से 80 mg पर 100 ml या DL, ठीक है। यानी 100 ml में कितना mg होना चाहिए? 120 से 80 होना चाहिए। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा। यानी अगर हमारे ब्लड के अंदर, देखिए हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली देखा जाए तो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो आराम से सेल के पास इन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर लेगा और आराम से सेल क्या कर लेगा, एनर्जी बना लेगा। यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को इतनी ही होती है, मतलब इतने ग्लूकोज से ही परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन सपोज आपने कोई मीठा सामान खाया, मीठा यानी मिठाई, क्या खा लिया आपने? मिठाई, यानी मिठाई खाई, तो मिठाई के अंदर क्या मिलेगा भाई? मिठाई के अंदर ग्लूकोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहां मीठा चीज आएगा वहां ग्लूकोज तो होगा ही होगा, उसके अंदर ग्लूकोज होगा। अब ये ग्लूकोज आएगा
मान लीजिए आप मिठाई खाए हो तो ये ग्लूकोज आएगा, तो पहले हमारे बॉडी के अंदर इतना ऑलरेडी था, अब ये ग्लूकोज आ गया तो और बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? बढ़ा देगा। अरे हाँ ना बोलिए। अभी ये हमारे बॉडी के अंदर मात्रा क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लगभग कितना कर दिया? लगभग मान लेता हूं कि 200 कर दिया या 220 कर दिया, 200 या 220 mg कर दिया पर 100 ml, यानी पर 100 ml में उसने कितना कर दिया? 200 से 220 mg कर दिया। तो क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली आपके बॉडी के अंदर इतना होता है और ये जो होता है हमारे बॉडी के अंदर स्टेबल फॉर्म में रहता है। स्टेबल फॉर्म का मतलब इससे हमारी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है और इतने में हमारी बॉडी फिट एंड फाइन चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन जब आपने मिठाई खाई तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई आपके बॉडी के अंदर, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो अब ध्यान दीजिएगा हानिकारक, सच पा रहे ना, ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो फिर हमारा ब्लड उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब ब्लड ना पाएगा। और हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा अगर ग्लूकोज की मात्रा जमा हो जाएगी तो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाता है? शुगर, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? ब्लड शुगर। पढ़े है ना? है ना? मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लड सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। भाई ब्लड का काम ग्लूकोज को लेकर घूमना थोड़ी ना है, भाई ब्लड का काम है ग्लूकोज को रहेगी तभी तो आराम से सेल तक पहुंचा देगा। एक रिक्शे वाले का काम क्या है बताइए? एक रिक्शा जो चला रहा है उसका काम क्या? रिक्शा चला रहा है। अब रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं आता है, साइकिल जैसा रिक्शा होता है, तो वो चला रहा है। उसका काम क्या है? उसका काम क्या है कि एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को अपने रिक्शे पे बैठाना और एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना। तो यानी एक्चुअल में क्या है, अगर उसके पास पैसेंजर आएंगे तो मना करेगा नहीं, उसका काम ही यही है। तो रेगुलर बेसिस पे वो कर रहा है। कुछ दूरी तय करनी है तो 40 रुपया मिल रहा है, 2 पैसेंजर बैठा लेगा कितना मिलेगा? 80 रुपये मिलेगा। तो वो क्या चाहेगा? एक बार में कितने पैसेंजर को बैठा है? 2 को बैठा लिया, सपोज कर लो 2 को छोड़ रहा है तो 2 को बैठा लिया, कितना हो गया? 80 रुपये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है उसको? अरे यार अगर 2 को एक जगह पे लेके जा रहा है, एक ही जगह पे लेके जाना, 80 रुपये मिल रहा है, तो 3 को नहीं बैठा लेगा? 3 को बैठा लेगा तो 120 रुपये मिलेगा, और फायदा। चलो 4 को बैठा लेगा तो कितना होगा भाई? 160 रुपये कमाने लगेगा। तो क्या मतलब है? मतलब जितना ज्यादा बैठाएगा उतना ज्यादा कमाने लगेगा। वैसे ग्लूकोज की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी एटीपी बनने लगेगी। भाई ऊर्जा की मात्रा तो बढ़ जानी चाहिए ना। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो थोड़ा, वो रिक्शा चला रहा है, उसको खींच के लेके जाना है, वो अकेला व्यक्ति 4 लोगों को खींच पाएगा? नहीं ना, होगी कि नहीं होगी समस्या? तो काहे वो एक के दूठों को बैठाएगा भाई? क्योंकि हो जाएगा, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको खींच के यहाँ से वहां तक ले जा पाऊँ। अगर मैंने रिक्शे पे 4 लोगों को बैठा दिया तो ना मैं सही तरीके से चल पाऊंगा, ना मेरा रिक्शा सही तरीके से टूट जाए, कहानी खत्म हो जाए, है कि नहीं है? वैसे ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं ज्यादा एनर्जी बन जाएगी। भाई ब्लड इतने पे ही काम कर सकता है। अगर 100 ml में ब्लड का 100 ml ले रहे हो, मतलब क्या है कि ब्लड का 100 ml ले रहे हो तो 100 ml ये क्या, मैंने 180 से लेके 120 से लेके 80 मिलीग्राम तक की ग्लूकोज की मात्रा होगी तो ब्लड अपना आराम से जो काम करना है वो करेगा, क्योंकि ब्लड के 75,473 काम है भाई। समझ पा रहे हैं? केवल ग्लूकोज को लेकर घूमना थोड़ी ना, बहुत रहेगा मात्रा तब ब्लड अपना सभी काम आराम से कर लेगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ गई, इतनी हो गई, तब फिर क्या हो जाएगा? 100 ml के अंदर इतना ग्लूकोज हो गया तो ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। काम जो करने की जो क्षमता है उसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इसका मतलब ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हुआ है, यानी एक्सेस का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। एक्सेस का मतलब बढ़ोतरी। तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो हुआ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी इसको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं मैंने हटाया तो क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा। तो होता क्या है कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है ये जाता है बाबू लीवर के पास। देखो ब्लड को जहां समस्या पड़ती है किसके पास पहुंचेगा? लीवर के पास। लीवर और किडनी तो इसके बहुत बड़ा हेल्पफुल, इसके लिए बड़ा हेल्पफुल है, लीवर और किडनी के पास। अब ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज यानी एक्सेस मतलब
जो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आया है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सेस। उसको ये लीवर क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। अब सर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चला गया, सर ग्लाइकोजन कभी हमने सुना है? बिल्कुल सुना है। आप ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, और ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े आप? हाँ या ना? अरे भाई, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। मोनो, डाई और पॉली। पढ़े है ना? जब 2 ठो मोनो वाले मिलेंगे तो क्या बनेंगे? डाई। और जब कई ठो मोनो वाले मिलेंगे तो पॉली, है ना? कई ठो मोनो वाले मिल जाए, कई ठो। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब कई। कई सारे अगर क्या मिल जाए? मोनो वाले मिल जाए, तब क्या बन जाएगा मेरा? पॉली। अगर कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 6। और डाई में कितने होते हैं? 12। डाई में कितने? पॉली में क्या होंगे? 12 से ज्यादा होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। तो क्या यहाँ पे ज्यादा कार्बन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? है कि नहीं है? समझ पा रहे हो मेरी बात भाई? मोनो का मतलब मैंने यहाँ पे C6 डाल दिया, डाई का मतलब 2, यानी C6 का मतलब 6 दूना 12 कर दिया, खत्म। समझ पा रहे हो तुम लोग? कार्बन में हो गया, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कई सारा ग्लूकोज जुड़ के तब क्या बना रहा होगा? ग्लाइकोजन। भाई बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे तब जाके ग्लाइकोजन बना होगा कि नहीं बना होगा? हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन। यानी बहुत सारे छोटे छोटे तब ग्लूकोज ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने होंगे? ग्लूकोज। ये आपस में क्या होंगे? हो गए होंगे, जुड़े होंगे, है ना? जुड़ के बहुत बड़ा सा क्या बना दिए? ग्लाइकोजन। यही तो हुआ है, हाँ या ना? देखिए कहाँ पे वीडियो वो हो रहा है, देखिएगा एक्सेस में लिखा हूँ, ये एक्सेस वाला ही थोड़ा सा फंस रहा है, बाकी सब सही है। तो ये सब के सब क्या थे? ग्लूकोज। कई सारे ग्लूकोज मिलके क्या बना दिए? ग्लाइकोजन। कैसा कैसा कहानी चल रही है सर? इसमें छोटे छोटे मिलके मॉलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ना? ये कैसा रिएक्शन हो गया सर? ऐड हो रहा है। और ऐड का मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी इसी को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। डायरेक्ट क्या बोल देंगे? एनाबॉलिज्म। यानी सिंगली अगर बात करेंगे, सिंगल की बात करूंगा तो एनाबॉलिक, एक की बात करूंगा तो एनाबॉलिक रिएक्शन। अब बॉडी के अंदर जितने एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको मिला दूं तो एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। एक की बात करूंगा, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब बॉडी के अंदर एक ही नहीं एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा, बहुत जगह पे ऐसे होंगे जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बना रहे होंगे? बड़ा मॉलिक्यूल। तो हम पूरे को अगर मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। ठीक है? एनाबॉलिज्म लगा है, इसका मतलब पूरे बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन उन सबको मिला दो एनाबॉलिक वाले। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मतलब मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे में तो क्या कहलाता है? वो कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे हम लोग कैटाबॉलिज्म। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिएगा आप। यानी यहाँ पे हो रहा है एनाबॉलिक रिएक्शन, हो रहा है ना? कौन करवा रहा है? लीवर। कौन करवा रहा है? लीवर। ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को जो ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा है उन सबको किसमें कन्वर्ट करा दिया? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन बन गया और इस ग्लाइकोजन को कहाँ पे स्टोर कर किया जाएगा? लीवर के अंदर। यानी ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा? स्टोर इन लीवर। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। ठीक है ना? अब बाबू लीवर जो होता है ना, इसको बोलते हैं, लीवर एक काम नहीं करता। मैंने बोला ना लीवर के 75,473, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवा रहा होता है। ठीक है? बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवा रहा होता है। यस और नो? यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। समझ में आया? चलिए और एक बात समझिएगा। अब मान लीजिए लीवर ने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, तो फ्री में तो करेगा नहीं। अच्छा ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कहीं कहीं आपको ये सुनने के लिए मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस।
ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर से, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। जी, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू, ठीक है। अब ये कन्वर्ट तो हुआ, लीवर ने ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करा दिया, लेकिन बाबू ये ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा, ये ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा, फ्री में कोई केमिकल रिएक्शन होगा। मैंने क्या पढ़ाया है कल, कोई भी मेटाबॉलिज्म का वर्क होता है तो कोई ना कोई क्या आता है कि नहीं है। बिना किसी एंजाइम के काम चलेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, केवल एंजाइम की बात नहीं कर सकते, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन, एंजाइम हार्मोन क्या होता है अलग, लेकिन सिमिलर काम करते हैं दोनों के दोनों। इन दोनों का पर्पज होता है जितना भी बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के ऊपर नजर रखना और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प कराना। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प कौन कराता है, एंजाइम और हार्मोन। हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा काम करते हैं। आप कभी कभी सुने हैं कि हमारे हार्मोन के कारण हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे हार्मोन की वृद्धि के कारण हमारा बाल बड़ा हो गया, या हमारी हाइट बढ़ रही है। हमारी हाइट बढ़ने का कारण भी हार्मोन होता है, हमारी हाइट छोटी रह गई उसका भी कारण कौन होता है, हार्मोन रहता है। तो हार्मोन बहुत सारा, दोनों बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, हाँ या ना, यस और नो, ठीक। तो हार्मोन भी हेल्प करते हैं और एंजाइम तो ऑलरेडी हेल्प करता है। बारी बारी एंजाइम्स को हम देखेंगे, ठीक है ना, एंजाइम, हार्मोन। अब आगे देखोगे आगे अगर मैं बात करूं एंजाइम और हार्मोन में, तो हार्मोन में समझ में आ गया ना, एंजाइम और हार्मोन का काम क्या होता है। एक तो सबसे पहला मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प कराना, अगर वो हो रहा है तो इनके कारण होगा, या तो हो रहा है तो उनकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए कि स्लो होनी चाहिए, उसका भी कारण कौन बनते हैं, यही लोग। समझ में आ रहा है। तो फास्ट और स्लो कराने की भी जिम्मेदारी इनके पास है, और उसको कराने की भी जिम्मेदारी किसके पास है, इन्हीं लोगों के पास है। क्लियर बात। तो यहाँ पे जब ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन आता है, तो याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। मैं इसको पहले सबसे पहले मिटा देता हूं क्योंकि बहुत सारी कहानियां मैंने लिख दी हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सर कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर 120 से 80 mg अगर क्या रहे 100 ml के अंदर, हमारे 100 ml ब्लड के अंदर 120 से 80 mg ग्लूकोज की मात्रा रह रही है, तब वो स्थिति क्या हो गई, नॉर्मल। हमने खा लिया मिठाई और खाया मिठाई, तो बॉडी के अंदर यही मात्रा 220 से 200 हो गई mg पर 100 ml, तब ये क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब ये हमारे एक्सेस के कारण क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, और समस्या हो जाने के कारण क्या होगा, इस एक्सेस ग्लूकोज को तुरंत लीवर अपने कमांड में लेगा। क्या करेगा, अपने कमांड में लेगा, और लीवर इस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और लेगा। लेकिन लीवर जो है इस काम को कराने का, मतलब पहली बात तो ये जो प्रोसेस हुआ लीवर ने कराया, इस काम को नाम दिया गया ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोला गया, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाया ये प्रोसेस। और ग्लाइकोजेनेसिस कराने के लिए इसने क्या मांगा, कहा कि मुझे चाहिए इंसुलिन हार्मोन, तभी मैं ये काम करा पाऊंगा, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन दिया किसने, तो इंसुलिन हार्मोन दिया है पैनक्रियाज के बीटा सेल ने। किसने,
पैनक्रियाज के बीटा सेल है। सर पैनक्रियाज का बीटा सेल मतलब देखो ये जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज एक प्रकार का ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, लीवर से थोड़ा सा ऊपर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर जाके बात करोगे तो अग्नाशय के अंदर 4 तरीके के सेल होते हैं। अल्फा सेल। अग्नाशय कितने टाइप के सेल से मिलकर बना होता है? कितने टाइप के सेल से मिलकर बना होता है? वो होता है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा डेल्टा और चौथा पीपी। ठीक है, 4 तरीके के सेल होते हैं। इसमें जो अल्फा सेल होता है वो क्या करता है? अल्फा सेल ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन सीक्रेट, देखो रिलीज करने को यहाँ पे क्या बोला जाता है? सीक्रेट। ठीक है ना, सीक्रेट करता है। जबकि बीटा सेल अभी आप लोगों ने देखा कौन सा? इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात सुनोगे, ये बाकी के जो 2 हैं वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है फास्ट एंड स्लो करवाते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? अब जाके क्या होगा? ग्लूकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज जो होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन के अंदर। और ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है? मतलब ग्लाइकोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है? सर ये तो एनाबॉलिक रिएक्शन की तरह है कि नहीं है? एनाबॉलिक रिएक्शन की तरह है। एनाबॉलिक रिएक्शन की तरह है कि नहीं है? ये क्या है? ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है कि नहीं है? क्यों? कैसे पता चला? तो सर ग्लूकोज होता है मोनो और ग्लाइकोजन होता है पॉली। तो मोनो से पॉली यानी मोनो छोटका है और पॉली बड़का है, तो छोटे से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन है कि नहीं है? तो इस तरीके से जो हमारे अंदर एक्सेस होता है ग्लूकोज का वो क्या हो जाता है? वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होके क्या हो जाता है? जो ज़्यादा मात्रा है वो खत्म हो जाती है और फिर नॉर्मल हो जाता है ब्लड। यानी अब उसके अंदर फिर से कितना बचेगा? फिर से इतना हो जाएगा। यानी इतने से फिर क्या हो गया? वो इतना हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर से हमारा ब्लड अच्छे तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा? इसमें रोल कौन निभा रहा है? सर इंसुलिन हार्मोन। अगर ये इंसुलिन हार्मोन नहीं आता तो फिर ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होता और तब ये लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करवा पाता। तो एक बात और याद रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो यह बेंटीन ने की थी। इसकी खोज की थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हो ये पैनक्रियाज के अंदर ये 4 टाइप के जो सेल आए हैं वो किस कारण आए हैं? तो मैं आपको समझा दूं कि 4 टाइप के सेल को ऑब्जर्व किया था, उनका नाम था लैंगरहंस। क्या नाम था? लैंगरहंस। ठीक है ना, लैंगरहंस। इसीलिए इसको इस पूरे 4 सेलों को मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो लैंगरहंस ने खोज की थी। तो इसीलिए इस चारों को मिला के बोला जाता है लैंगरहंस का द्वीप, आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस। इस पूरे पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस, यानी लैंगरहंस का द्वीप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लैंगरहंस का द्वीप। ठीक है ना, लैंगरहंस का द्वीप। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। तो हम मीठा जब खाते हैं ये प्रोसेस के कारण वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। क्लियर है बात? हाँ या ना? अच्छा, एक बात और समझो, देखोगे तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर होने के चांसेस है। तब देखो ग्लूकोज की मात्रा जब हमारे अंदर बढ़ेगी नहीं तो ब्लड के अंदर शुगर होगा ही नहीं, यानी ब्लड शुगर होगा ही नहीं। यही ना था, ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ही ग्लूकोज बढ़ेगा तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। तो शुगर की ब्लड शुगर होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे ब्लड शुगर होता है। इससे पहले एक चीज और समझो, ये तो तब था जब तुमने मिठाई खा ली थी।
लेकिन मान लो 120 से 80 mg रहता है हमेशा, यानी जब भी खाना खाओगे तुम और खाना खाओगे तो 100 ml के अंदर 120 से 80 mg होना चाहिए, होना चाहिए। ध्यान से देखते जाना, अच्छे से देखते जाना, कहाँ पे यहाँ पे हिट कर रहा है, तो लैंगरहंस के का द्वीप जो लिखा गया वहीं पे हिट कर रहा है बस, और बाकी सब सही है, देखिएगा। लेकिन मान लो तुमने क्या कर लिया, उपवास, तुमने क्या कर लिया, फास्ट। अब तुमने खाना खाया ही नहीं, तो खाना खाया ही नहीं तो ग्लूकोज बनेगा, यानी खाना नहीं खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो इस ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, आया ना। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और वो कितनी हो जाती है, 80 से 60 mg पर 100 ml, समझ पा रहे हो, यानी 80 से 60 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और कम हो जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मैंने यानी एनर्जी बराबर मिलती रहेगी। अगर इससे कम हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगी, एनर्जी लैक हो जाएगी। व्रत रहते हैं तो क्या लगता है कि हमको कमजोरी है कि नहीं है क्यों आखिर लगता है ऐसा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है। अब इस चीज का कैसे नहीं तो व्रत रहने पे हम मर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर उस दिन भी काम करते हैं और करते रहते हैं बिना खाए पिए, तो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी यहाँ था, ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और यहाँ से मिल जाएगी एनर्जी, तुम्हारी बॉडी के अंदर काम चलता रहेगा। जितनी कमी हुई है अब हम ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट करा लेंगे, ग्लूकोज में। तो अब देखना यही लीवर दूसरा काम करेगा, ये ग्लूकोज को सॉरी ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करा देगा लीवर, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करा देगा, ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा तो जितनी कमी हुई है ग्लूकोज मिल जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कैसा लो। लेकिन फिर से वही कहानी कि यहाँ पे लीवर ने कराने के लिए बिल्कुल पड़ेगी। और दूसरी बात, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस। जेनेलिसिस क्या बोलेंगे, जेनेलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस बोल दिया तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, ग्लाइकोजेनेलिसिस। वो ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन जेनेलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस दौरान जिस हार्मोन का यूज, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ध्यान देना। इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन से होता है ग्लाइकोजन में, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन से क्या होता है सर, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। समझ में आई बात, हाँ या ना। चलिए आगे देखिएगा, हार्मोन से हमको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और समझो ना, ग्लाइकोजन किसमें टूट रहा है, मोनो में। क्या वही स्थिति बन रही नहीं बन रही है कि बड़े से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, छोटे में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बड़े से जब छोटा बन रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। यस आर नो, क्या बात समझ में आई,
है ना। तो देखो यहाँ से मैंने तुमको दो एग्जाम्पल दिखाया कि देखो ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या ये दोनों हेल्पफुल है कि नहीं है हमारे लिए, है ना, बिल्कुल। अब चलो इस पूरे को नोट कर लो, समझ लिया तुम लोगों ने कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल और यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। जब हम लाइफ वहां भी मैं तुमको दिखाऊंगा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां भी मैं तुमको दिखाऊंगा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल। फिर जब तुम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे वहां भी दिखाऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे वहां भी दिखाऊंगा। तो हर जगह मैं तुमको दिखा रहा हूँ क्या क्या दिखा रहा हूँ के अंदर हो रहा होता है क्या, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन। और इस पूरे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन सबको मिला के मैं बोलूंगा तो वही क्या कहलाता है, मेरा मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया बाबू तो मेरे पूरे बॉडी का फंक्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी के कार्य करने पर, ठीक है। हमारे बॉडी के हर फंक्शन लीवर करवा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनाबॉलिक। इज दैट क्लियर? एनाबॉलिक मेटाबॉलिक समझ लिए। अब यहाँ तक जब पकड़ी लिए तो भाई थोड़ा सा और समझ लेते हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। तो मैं फिर इस वाले को पढ़ा के हल्का सा बस एक पॉइंट बस बचा हुआ है, फिर इसको पढ़ा के मैं तुरंत आगे बढ़ जाता हूँ, यानी आज की क्लास ओवर हो जाएगी। तो आगे देखेंगे क्या होता है। मान लीजिए मतलब हम अभी ये देखने चाहते हैं कि देखने जा रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर शुगर कैसे होता है, ठीक है। तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। ब्लड शुगर को नाम दिया जाता है डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है ना, उसी की क्या हो जाती है, कमी। इंसुलिन नाम के हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी। जब इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी हो जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन कर क्या रहा था सर, ये कर रहा था जो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड के अंदर था उसको कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोजन में, कर रहा था ना। अब जब इसकी कमी हो जाएगी तो जो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, इससे वो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड के अंदर ही रह जाएगा और हमारे ब्लड के साथ ही फ्लो करेगा। और मैंने अभी जस्ट बताया जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रह जाएगी तो मतलब 120 से 80 मतलब 120 mg से लेके 80 mg से ज़्यादा हो गया 100 ml के अंदर, तब वो हमारे ब्लड के फंक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तब वो हमारे ब्लड के फंक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब। तो इसी कारण ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा। तो जब ब्लड शुगर हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो जा रही है, एकदम नहीं कर पा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समस्या के दौरान डॉक्टर जो होता है बाहर से इंसुलिन नाम का इंजेक्शन लगाता है। इंसुलिन नाम का इंजेक्शन क्या करता है, इंसुलिन नाम का इंजेक्शन पेट में, वो भी पेट में लगाता है। समझ पा रहे हैं, जो मैंने बात बोली इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा हो गया कि एकदम इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं रहा है तो फिर क्या होगा, रेगुलर बेसिस से थोड़ा सा भी आप कुछ खाओगे तो उसके अंदर ग्लूकोज होगा ही होगा, वो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड के अंदर हो जाएगा जाम। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, जाम। तो ब्लड अपना जो काम करना है वो कर नहीं पाएगा क्योंकि ब्लड के बहुत सारे काम है और सभी काम धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, बाधित, जिससे हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन ही क्या होने लगेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। समझ पा रहे हैं। तो उस दौरान उस कंडीशन में जब इंसुलिन अंदर नहीं बन पाता है तो बाहर से डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन नाम का इंजेक्शन लगाता है, तब जाके क्या होता है, किसी तरह काम होता है। और ये इंसुलिन नाम का इंजेक्शन रेगुलर लगता है। कई केस में देखा गया है कि रेगुलर बेसिस पे इंसुलिन नाम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन नाम का हार्मोन एकदम क्या हो जाता है, कम। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो पहली बात। दूसरी बात ये और समझिएगा कि ये जो डायबिटीज है एक और हार्मोन की कमी से होती है, उसका नाम है एडीएच। क्या है, एडीएच हार्मोन की कमी से। एडीएच हार्मोन की कमी का मतलब होता है एंटी डाई यूरेनेटिक हार्मोन। मतलब क्या समझिएगा, एंटी डाई यूरेनेटिक हार्मोन, ये हार्मोन एक्चुअल में कंट्रोल करता है यूरिन को। यूरिन मतलब पेशाब, ठीक है।
ये हार्मोन किसको कंट्रोल करता है? पेशाब को। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो पेशाब पे जो कंट्रोल है वो क्या नहीं हो पाता है, वो नहीं रह पाता है। और क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे ऐसे मरीजों को, यानी इस तरीके के डायबिटीज़ में ऐसे मरीजों को या ऐसे पेशेंट को क्या होते रहता है कि रेगुलर यानी टाइम इंटरवल में, हर टाइम इंटरवल में क्या लगते रहता है, पेशाब। तो ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगता है, बॉडी के अंदर से वाटर लॉस, क्या होने लगता है, वाटर लॉस। तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पेशाब बाहर आएगा तो इसका मतलब उसमें से पानी है कि नहीं है, उसमें पानी के फॉर्म में क्या होगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगेगा। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी होने लगेगी और डायबिटीज़ की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो एडीएच हार्मोन के कारण भी हमको क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, यानी हम डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वाले में होता है, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में कंट्रोल हो जाएगा ज़्यादा, तो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन जाएगा। जबकि इस हार्मोन के कारण क्या, किस पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पेशाब पे। तो ऐसे पेशेंट का लक्षण क्या है कि ज़्यादा मात्रा में क्या उनको लग रहा होगा, यानी रेगुलर टाइम पे इंटरवल में उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करना पड़ रहा होगा। समझ में आ रही बात, यस और नो, समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है? तो दो तरीके से होते हैं, एक तो इस हार्मोन से और एक तो इस हार्मोन से। इस हार्मोन से ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, इस हार्मोन से थोड़ा सा कम मात्रा में, लेकिन इसके भी पेशेंट अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया। ये तो जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए थी, क्योंकि मैं वहाँ तक समझा दिया था एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, तो मैंने सोचा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, यानी नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी डाउट हो तो या कोई भी समस्या नज़र आ रही हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एमएस।